ले फिर आ गए हम। सब कुछ राजी खुशी। तेरे को क्या लगता था लौटेंगे नहीं? जब तक सिलेबस पूरा करवाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी? आ गए हम वापस से लौट करके। आज डीएस सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे हैं। क्यों भाई? आज डीएस सर केमिस्ट्री क्यों पढ़ाएंगे? बॉटनी का सिलेबस हो नहीं रहा है? केमिस्ट्री और पढ़ाओ हैं? नहीं, अपन तो बॉटनी में खुश हैं जी। हाँ, बॉटनी ही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बॉटनी की दो क्लास, दो तो नहीं है आज अपनी क्लास। बहुत ज्यादा, ये वाली क्लास बहुत ज्यादा लेंथ वाली नहीं है ना। हाँ, वीटी सर को कोई अचानक कोई मीटिंग हो गई, उस वजह से वीटी सर को जाना पड़ा, मीटिंग की वजह से, है ना। तो थोड़ा बहुत इसी वजह से वो एडजस्ट किया कि चलिए वीटी सर अभी मीटिंग में गए हैं, तो एक दो टॉपिक जो है वो अपन कर लेते हैं बॉटनी का, उसके बाद में एजे सर की क्लास होगी आपकी, है ना। इसीलिए थोड़ी सी देर, बहुत ज्यादा टाइम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे को भी पता है एक दिन में एक लिमिट से ज्यादा जब पढ़ लिया जाता है तो उसके बाद में चीजें याद होनी कम हो जाती है। ये मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना, मुझे अच्छे से पता है इस चीज के बारे में, है ना। हाँ, समझ गए? नहीं, सौम्या राहिल पास करेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा बेटा, है ना। आपका सर देखो क्लास के लिए बहुत डेडिकेटेड रहते हैं। आप लोग वीटी सर के लेवल पे जाके नहीं सोच पा रहे हैं। आप थोड़े से बच्चे हो ना बेटा, अभी आप, है ना, आप अभी थोड़े बच्चे हो, आप वो सिचुएशंस नहीं समझ पा रहे हैं कि सर इवन ये सोचिए कि 24 घंटे भी काम करते हैं, 24 घंटे लगातार काम करते हैं, कई बार यहाँ ऑफिस में ही सो जाते हैं, है ना। जब तक हो सकता है तब तक सर क्लास लेते हैं, और अभी भी कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी मीटिंग थी इसलिए सर नहीं आ पाए। बाकी सर को, मतलब मुझे लगता है कि शायद सबसे ज्यादा मजा सर को क्लास लेने में ही आता होगा, पढ़ाने में ही उनको सबसे ज्यादा मजा आता है, जहां तक मैं समझता हूं सर को, है ना। तो इसलिए चलिए तो अब पहले थोड़ा सा टॉपिक अपन बॉटनी का पढ़ लेते हैं, और उसके बाद में एजे सर की क्लास होगी आपकी, ठीक है ना। मेरे बाद में, मतलब अभी आपके थोड़ी देर बाद में एजे सर की क्लास होगी। हाँ, फिजिक्स आप पढ़ा दो सर। हाँ जी, बिल्कुल, लास्ट में पढ़ाऊंगा। पहले बॉटनी का सिलेबस करवा दूं, फिर आपको फिजिक्स भी मैं पढ़ा दूंगा, बस। ठीक है, आज बात कर ली जाती है, ठीक है, आज बात कर ली जाती है। एजे सर से भी बात करेंगे आज, ठीक है, कि फिजिक्स का थोड़े बहुत टॉपिक, लास्ट वाले एक दो टॉपिक तो मैं पढ़ा दूंगा, जो गेट वेट आते हैं ना आपके, गेट वाला, ट्रांसफॉर्म वाले, वो चीजें तो मैं पढ़ा दूंगा, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए जी, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमने बात की थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसके टाइप्स की हम बात कर चुके थे। 4 टाइप हमने, यानी बेसिक के बात की कि 4 बेसिक थे उसके, जैसे ओरिजिन के बेसिस पे क्या रहेगा, लोकेशन के बेस पे क्या रहेगा, ऐसे करके हमने टोटल जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप पूरे कर लिए थे। और लास्ट में मैंने आपको बताया था एंटीक्लिनल डिवीजन और पेरिक्लिनल डिवीजन जो होता है, उन दोनों में मेन जो है वो सबसे ज्यादा मेन डिफरेंस क्या होता है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। अब चलिए, आज इससे आगे का जो है वो मेरिस्टेमेटिक टॉपिक ही है, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है ना उसी का टॉपिक है। और उसमें देखिए हमने पढ़ा था, एक जो था उसको था हमने सेम, याद आ रहा है, सूट एपिकल मेरिस्टेम, ये बात की थी ना। तो अब देखिए सूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ना, उसके रिगार्डिंग कुछ चीजें पढ़नी है अपने को, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। सूट एपिकल मेरिस्टेम जो है ना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरीज दी गई थी। सर ये बात कैसे होगी, कैसे हम समझे, तो उसको देखो, पहले आप ये समझिए, जैसे आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है बेटा, पहले मैं डायग्राम की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना आप सब लोग। आप डायग्राम जो दे रखा है उसमें देखिए इस टाइप का कुछ डायग्राम है,
ठीक है, एनसीईआरटी में आप देखोगे तो इस टाइप का आपको एक डायग्राम मिलेगा। ठीक है, पहले डायग्राम समझा रहा हूं। इस डायग्राम में आप देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन होगा ना बच्चों, ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं अपन, तो दैट वन इज कॉल्ड सूट एपिकल मेरिस्टेम, यही कहा जाता है इसको। ठीक है, कि ये सूट एपिकल मेरिस्टेम वाला पोर्शन है। अब ये जो सूट एपिकल मेरिस्टेम का जो पार्ट है, इसके दोनों साइड अगर आप देखोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही होंगी। ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स होती है इनको कहा जाता है बच्चों लीफ प्रीमोर्डिया। क्या बोल देते हैं, लीफ प्रीमोर्डिया इनको कहा जाता है। और लीफ प्रीमोर्डिया का मतलब क्या होता है, जो इमैच्योर लीफ होती है उसको लीफ प्रीमोर्डिया कहते हैं। और मॉर्फोलॉजी में भी आपको मैंने बताया था कि लीफ का ओरिजिन कहां होता है और लीफ का डेवलपमेंट कहां होता है। अगर पॉइंट याद हो तो याद आ रहा है, लीफ के अंदर लीफ का ओरिजिन कहां होता है, तो मैंने कहा था लीफ का ओरिजिन जो है वो सूट एपिकल मेरिस्टेम वाले स्टेम वाले पोर्शन पे होता है और डेवलपमेंट कहां होता है, नोड वाले पे होता है। तो देखिए सूट एपिकल मेरिस्टेम से यहां क्या बन गया, लीफ प्रीमोर्डिया बन गया। अब ये जो लीफ प्रीमोर्डिया ये इमेच्योर लीफ है। ठीक, इससे नीचे की तरफ अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इससे नीचे थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहां पर इस टाइप से स्ट्रक्चर मिलेगी। और ये जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये क्या हो जाएगी यहां पर, इसको कहते हैं अपन मैच्योर लीफ। ये क्या होगा, मैच्योर लीफ को रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है जो मैच्योर लीफ होती है वो कहां डेवलप होती है, तो नोड पे। इसका मतलब ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, यहां पर नोड हो गया। और बच्चों लीफ के और इसके बीच का जो एरिया होता है इसको क्या कहते हैं अपन, एक्साइल कहते हैं ना ये वाला। और एक्साइल के अंदर जो बड होती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम एक्सिलरी बड कहते हैं। याद आ गया होगा, वही सारी चीजें हैं। तो ये एक्सिलरी बड बेटा जी यहां पर प्रेजेंट है। इस टाइप का कोई डायग्राम जो है, ठीक है, इस टाइप का ये जो डायग्राम है ये आपके एनसीईआरटी में कुछ दे रखा है। ठीक, अब इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या, कि हम यहां पर जो थ्योरी की बात करने जा रहे हैं, कौन सी थ्योरी, तो थ्योरी की हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये कि सूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है बच्चों, ध्यान से समझना, सूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ये आपके सूट वाले के एपिकल वाले पोर्शन पे है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या हर प्लांट में ये सूट एपिकल मेरिस्टेम एक जैसा ही होता है क्या, ध्यान से समझने वाली चीज। अब मैंने कहा सूट के एपिकल पार्ट पे वो सूट एपिकल मेरिस्टेम है, बात तो ठीक है। क्या हर प्लांट में सूट एपिकल मेरिस्टेम एक जैसा ही होता है क्या, नहीं जी, हर प्लांट के अकॉर्डिंग ये अलग अलग होगा। जैसे एल्गी की बात करें, ब्रायोफाइटा की बात करें, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो इन पांचों ग्रुप के अंदर ये जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है वो किस टाइप का होगा उसको हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, ये बात समझिए, ये बात क्लियर हुई क्या, यहां तक क्लियर है सबको, जल्दी बोलो, है ना। तो अब देखिए, अब हम इससे आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिन लोगों को चैट में ध्यान देना ना वो चैट में ध्यान दीजिए। ठीक है, पहली थ्योरी आती है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, एपिकल सेल थ्योरी। कुछ लोग हैं ना जो चैट में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, बहुत ज्यादा बिजी है चैट में, वो चैट में ही बिजी रहे। ठीक है, हाँ देखो मैं चैट नहीं पढ़ रहा हूं है ना, क्योंकि फालतू की बातें आपके पास और कोई काम की बात नहीं है। एपिकल सेल थ्योरी क्या कहता है बेटा, जिनको पढ़ना है वो ध्यान दे रहे हैं, मुझे पता है उनका। एपिकल सेल थ्योरी जो है उनकी अगर मैं बात करूं तो एपिकल सेल थ्योरी क्या कहती है, वो ये कहती है देखो कि प्लांट जो होता है ना, इस प्लांट के एपिकल वाले पोर्शन पे, एपिकल का मतलब क्या हुआ, सबसे ऊपर वाला, तो प्लांट के एपिकल वाले पोर्शन पर एक मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट होती है। ये कहा एपिकल सेल थ्योरी क्या कहती है, एपिकल सेल थ्योरी ये कहती है कि प्लांट के एपिकल वाले पोर्शन पर एक क्या प्रेजेंट होगी, एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट होती है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल यहां पर प्रेजेंट है। कितनी, सिर्फ एक। कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी। एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल यहां पर सिर्फ एक होती है। और ये जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल है इसी में क्या होंगे बच्चों, डिवीजन। तो इसमें डिवीजन होना शुरू हुआ, और इसमें जब डिवीजन होगा तो क्या बन जाएगा, प्लांट का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। ये होती है एपिकल सेल थ्योरी, बहुत सिंपल है। क्या कहती है एपिकल सेल थ्योरी, प्लांट के सूट के एपिकल वाले पोर्शन पर एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, और यही जो एक मेरिस्टेमेटिक सेल होगी वो डिवीजन करके प्लांट का फॉर्मेशन करना
शुरू कर देती है। क्या हर प्लांट में ऐसा होता है क्या? नहीं। ये थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल है? तो एग्जाम्पल ये किस में आएगी? तो एल्गी में भी बेटा, स्पेशली ब्राउन एल्गी। ज्यादातर एल्गी में तो नहीं होती है, बताऊंगा अभी। ब्राउन एल्गी में ऐसा होता है, एक सेल होती है वो बाकी पूरा पोर्शन बनाती है, ठीक है। ब्रायोफाइटा में ऐसा हो जाता है, तो ब्रायोफाइटा के लिए भी ठीक है ये थ्योरी। और आपके टेरिडोफाइटा में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो ये लीजिए, 3 में तो आ गया, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा में, ठीक है, और टेरिडोफाइटा के साथ ब्रायोफाइटा और ब्राउन एल्गी में, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये लिख दूंगा मोस्ट ऑफ एल्गी। एल्गी जो ज्यादातर एल्गी होती है उनमें क्या हो जाएगा? एपिकल सेल अब्सेंट। एपिकल सेल अब्सेंट होती है जी। क्यों? क्योंकि आपको पता है एल्गी जो होते हैं ना उसकी स्ट्रक्चर होती है छोटी। ज्यादातर एल्गी यूनिसेलुलर होती है और ब्राउन एल्गी होती है मल्टी सेलुलर। इसलिए ब्राउन एल्गी में तो एपिकल सेल थ्योरी लागू हो जाएगी, लेकिन ज्यादातर अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ एल्गी में एपिकल सेल अब्सेंट होती है। और सर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या होगा? तो देखिए, जिम्नोस्पर्म में एंड एंजियोस्पर्म में, ध्यान से सुनना, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो होगा इनमें क्या रहेगा? तो इनमें एपिकल पार्ट जो होगा, एपिकल पार्ट इसमें क्या हो जाएगा? मल्टी सेलुलर होता है। यहां पर हमने क्या बोला? यहां हमने बोला कि ये यूनिसेलुलर है। एपिकल सेल थ्योरी क्या कहती है? वापस से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। एपिकल सेल थ्योरी ये कहती है कि ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा और ब्राउन एल्गी जो होती है उनके एपिकल पार्ट पे एक सेल होती है मेरिस्टेमेटिक, और यही मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन करके पूरा प्लांट बना देती है, ठीक। तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में ये थ्योरी लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ये जो एपिकल पार्ट है ना, ये मल्टी सेलुलर होता है, और ये क्या कहता है? ये यूनिसेलुलर की बात कर रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? यहां तक क्लियर है? बोलिए फटाफट, यहां तक क्लियर हुआ? डन? ओके जी, ये पहली थ्योरी होगी कंप्लीट। एपिकल सेल थ्योरी के बाद में क्या आएगा? एपिकल सेल थ्योरी के बाद में दूसरी थ्योरी जो आती है ना बच्चों, इसको कहा जाता है हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी आती है सेकंड। और ये जो हिस्टोजन थ्योरी होती है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? हिस्टोजन थ्योरी क्या कहती है? बहुत सिंपल सा हिस्टोजन थ्योरी ने बताया। देखो क्या, कि जैसे ये हमारे पास एपिकल पार्ट है, ध्यान से सुनना, बहुत इजी है। ये एपिकल पार्ट है, तो हिस्टोजन थ्योरी ये कहती है कि इस एपिकल पार्ट में 3 टाइप के टिश्यू होते हैं बेटा। हिस्टोजन थ्योरी क्या कहती है? एपिकल वाले पोर्शन में कितने टाइप के टिश्यू होंगे? टोटल 3। कौन कौन से 3? तो सबसे पहला ये वाला, सबसे पहले टिश्यू कौन सा है? ये वाला जो सबसे ऊपर होता है। और इस ऊपर वाले टिश्यू को क्या कहते हैं अपन? इस टिश्यू को कहा जाता है डर्मेटोजन। हिस्टोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर की तरफ जो टिश्यू होगा इसको क्या बोलेंगे? डर्मेटोजन। और आपको पता है कि डर्मेटोजन फ्यूचर में क्या बना देता है? बोलिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एपिडर्मिस। इसीलिए बताया था, वो यहां काम आती है चीजें, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बोलिए, परफेक्ट है यहां तक? क्या कि डर्मेटोजन जो होता है उसमें सेल जो है, डर्मेटोजन की जो सेल्स है वो डिवाइड होंगी ऊपर वाले टिश्यू की, और यही सेल डिवाइड होकर के क्या करने वाली है? एपिडर्मिस का फॉर्मेशन कर देते हैं जी। आई थिंक यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई। फिर इसके बाद में सेकंड नंबर पे जो आएगा, वो सेकंड नंबर वाला क्या होगा? इसके अंदर की तरफ एक टिश्यू और होता है। कौन सा? ये वाला, ये दिख रहा है आपको इन दोनों के बीच में, देखो ये वाला येलो कलर वाला, ये जो टिश्यू होगा इसको क्या कहेंगे? तो इस टिश्यू को हम कहते हैं पेरीब्लेम। क्या बोला जाता है? इस टिश्यू को पेरीब्लेम कहा जाता है, ठीक है। और ये पेरीब्लेम क्या करता है बच्चों? ये पेरीब्लेम आगे डिवाइड होकर के प्लांट में कॉर्टेक्स बना देगा फ्यूचर में। तो देखो एपिडर्मिस बन गया डर्मेटोजन यानी बाहर वाले टिश्यू से, ठीक। फिर बीच वाला जो टिश्यू है इसको पेरीब्लेम कहा, इससे फ्यूचर में क्या बन जाएगा? कॉर्टेक्स, ठीक। और इनके अंदर की तरफ की अगर मैं बात करूं, अंदर की तरफ मतलब ये वाला पोर्शन, ये अंदर आ गया ना पूरा। अब जो अंदर बच गया ये है इसमें तीसरे नंबर का टिश्यू, और इस तीसरे नंबर वाले टिश्यू को क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है
प्लियोरोम, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, प्लियोरोम कहा जाएगा। और ये जो प्लियोरोम होता है ये क्या करेगा, ये आपके फ्यूचर में वेस्क्यूलर टिश्यू बना देता है। तो बताओ पूरा प्लांट बन गया कि नहीं बन गया बेटा, कैसे, एपिडर्मिस इससे बन जाएगी, कोर्टेक्स इससे बन गया, जाइलम फ्लोएम इससे बन गया, तो तीनों मिलके पूरा प्लांट बन गया ना। इस टाइप से यहां पर टोटल जो है वो आपके 3 टाइप के टिश्यू होते हैं प्लांट में, सूट एपिकल में, और यही तीनों टिश्यू पूरे प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। यही थ्योरी होती है एस्ट्रोजन थ्योरी, और ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के लिए ठीक है जी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई, परफेक्ट है। हाँ, ग्राउंड मेरिस्टेम का ही दूसरा नाम पेरिब्लेम भी होता है बेटा। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर है सबको, डन, चलो आगे। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में 3rd नंबर की जो थ्योरी आती है इसमें देखिए, थ्योरी नंबर 3rd, और इसको कहते हैं ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। और बेटा जी ये जो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी जो है ना, यही सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, सबसे ज्यादा करेक्टेड जो थ्योरी मानी जाती है ना, एक्सेप्टेड थ्योरी जो होती है वो ट्यूनिका कॉर्पस होती है। बहुत सीधी है, बहुत सिंपल सी थ्योरी है। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी होती क्या है पहले समझिए एक बार। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी क्या कहती है, देखो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी ये कहती है, जैसे ये हमारे पास प्लांट का सूट एपिकल है, ठीक है, इस सूट एपिकल में 2 लेयर होती है बच्चों। 2 लेयर कौन कौन सी, तो एक लेयर तो होती है, देखो ये ऊपर ही ऊपर वाली दिख रही है आपको, कौन सी, ये वाली जिसको मैं डॉट यहां पर बना रहा हूं, एक तो ये वाली लेयर होती है प्लांट में, ये ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी कहती है। एस्ट्रोजन थ्योरी क्या कहती है, 3 लेयर होती है। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी क्या कहती है, 2 ही लेयर होती है, 3 नहीं होती है। 2 लेयर में जो सबसे ऊपर लेयर होगी उसको क्या कहेंगे, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, तो इस सबसे ऊपर वाले को हम कहते हैं ट्यूनिका। सुनना आप ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा चैप्टर में, पूरे चैप्टर में काम आने वाला पॉइंट है अभी। सबसे ऊपर वाला जो लेयर है उसको क्या कहा हमने, ट्यूनिका कहा। ये जो ट्यूनिका होती है, इस ट्यूनिका में डिवीजन होता है एंटीक्लिनल। बताइए कौन सा डिवीजन बच्चों, एंटीक्लिनल डिवीजन होता है। और जब ये एंटीक्लिनल डिवीजन होगा तो क्या नंबर ऑफ लेयर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये बता दीजिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलो फटाफट। ट्यूनिका में अगर डिवीजन हुआ एंटीक्लिनल तो क्या उसमें नंबर ऑफ लेयर बढ़नी चाहिए क्या, जल्दी बोलो। अगर ट्यूनिका में डिवीजन एंटीक्लिनल होता है तो क्या उससे नंबर ऑफ लेयर बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़ेगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ट्यूनिका से डिवीजन जब होगा तो उससे जो फॉर्मेशन होता है वो किसका, एपिडर्मिस। यानी प्लांट में जो एपिडर्मिस बनती है वो किससे बनती है बच्चों, ये बताइए। अब बताओ आप ध्यान से, प्लांट में चाहे लीफ की एपिडर्मिस हो, चाहे रूट की एपिडर्मिस हो, चाहे वो आपके स्टेम की एपिडर्मिस हो, किसी भी पार्ट की एपिडर्मिस हो, वो कौन से पार्ट से बनेगी, ट्यूनिका से। और ट्यूनिका जो होता है वो डिवीजन कौन सा करता है, एंटीक्लिनल। इसी का मतलब है एपिडर्मिस जो होगा वो हमेशा कैसा मिलेगा, सिंगल लेयर में। लीफ में जब आप एपिडर्मिस पढ़ोगे तो क्या बोलोगे, सिंगल लेयर होती है। स्टेम की जब स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो बोलोगे एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है। क्यों होती है भाई सिंगल लेयर, क्योंकि एपिडर्मिस बनती है ट्यूनिका से, और ट्यूनिका में डिवीजन कौन सा होता है, एंटीक्लिनल। इसीलिए एपिडर्मिस हमेशा यूनिलेयर्ड ही मिलेगी, सिंगल लेयर वाली मिलेगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या या नहीं, बोलो जल्दी से। ये क्लियर है यहां तक, बोलो जल्दी बेटा, परफेक्ट है, डन, ओके। और इसके अंदर वाला जो टिश्यू होगा ये वाला, ये अंदर वाला टिश्यू है, और इस अंदर वाले टिश्यू को क्या कहते हैं अपन, इस अंदर वाले टिश्यू को कहा जाता है कॉर्पस। क्या बोल देंगे इसको, कॉर्पस कहा जाएगा। और कॉर्पस में डिवीजन, तो कॉर्पस में बेटा जी पेरिक्लिनल भी होता है और एंटीक्लिनल, दोनों होते हैं। अब बताओ दोनों डिवीजन है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों डिवीजन होने का मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ सेल भी बढ़ेगी और नंबर ऑफ लेयर भी बढ़ेगी। नंबर ऑफ सेल और नंबर ऑफ लेयर दोनों बढ़ने वाली है। हाँ जी सर,
तो इस कॉर्पस से फ्यूचर में क्या बनेगा, तो कॉर्पस से बनेगा बच्चों कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन, है ना। कॉर्टेक्स हो गया और वेस्कुलर टिश्यू वगैरह, यानी बाकी जो बच गए ना वो सारे के सारे इससे बन जाएंगे। तो लीजिए कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन इसमें हो जाता है। इसलिए कॉर्टेक्स जो है वो हमेशा आप जब डायग्राम बनाते हो, अरे ऐसे गोले बनाते हो कि नहीं बनाते हो, बहुत सारे, है ना, यही तो डरावने लगते हैं, ऐसे गोले गोले बनाते जाते हो। क्यों भाई, इतनी सारी लेयर क्यों बना रहे हो वहां गोलों की, क्यों इतनी सारी लेयर बनाई? वो इसलिए इतनी सारी लेयर बनाई क्योंकि ये मल्टी लेयर्ड था। कॉर्टेक्स मल्टी लेयर्ड होता है, और मल्टी लेयर्ड क्यों होता है समझ में आई कहानी? क्योंकि वो कॉर्पस से बनता है, पेरिक्लिनल डिवीजन से बनता है। समझ में आया क्या, हाँ या ना? बोलो, यहां तक क्लियर है क्या? तो यहां पर बेटा ये जो थ्योरी पढ़ाने का मेरा मेन टारगेट है ना वो ये है कि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि इन फ्यूचर, इस चैप्टर में, इन फ्यूचर में कहीं पर भी अगर मैं सिंगल लेयर की बात करता हूं, इसका मतलब वहां पर क्या आएगा, वहां पर हम ये कह सकते हैं कि वो एंटीक्लिनल डिवीजन से बना है। और कहीं पर भी मल्टी लेयर्ड आएगा तो इसका मतलब वो किससे बना है, पेरिक्लिनल से बना है। ठीक है बच्चों? हाँ, बताओ यहां तक क्लियर हो गया है क्या? जल्दी बताइए, ये चीज क्लियर है? और यही मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी भी है, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी भी मोस्ट एक्सेप्टेड यही है बेटा जी। बोलो जी, परफेक्ट है? ठीक ठीक ठीक। अगर ये थ्योरी आपको यहां तक समझ में आ गई है तो नेक्स्ट इसके बाद का जो पॉइंट है वो आएगा कि सर ये तो आपने ऊपर वाला जो पोर्शन था रूट सूट एपिकल वाला उसके लिए बता दिया। सूट एपिकल के बाद में सर रूट एपिकल भी तो है, तो रूट एपिकल के लिए क्या आएगा जी? तो रूट एपिकल के लिए भी बात कर लें। रूट एपिकल का मतलब क्या हो जाएगा, RAM होगा ना। तो RAM रूट एपिकल को एक्सप्लेन करने वाली थ्योरीज कौन कौन सी? तो इसमें देखो बहुत सिंपल सा, रूट एपिकल बनाए तो ऐसा कुछ बनाएंगे। अब देखो ये वाला पोर्शन मैंने पहले आपको एक दिन बताया था, मैंने पहले जो बताया था ना उसका कारण आपको आज समझ में आएगा। ये चीज मैं आपको एनसी आपके मॉर्फोलॉजी में पहले पढ़ा चुका हूं जी। ये जो थ्योरी मैं बताने जा रहा हूं ये आपको मॉर्फोलॉजी में पहले बता दी थी। कैसे बता दी थी याद कीजिए, मैंने मॉर्फोलॉजी में आपको ये कहा था कि ये वाला जो स्टार्टिंग का जो एरिया होता है इसको क्या कहते हैं अपन? इसको कहा जाता है मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। सबसे आगे वाला जो एरिया होता है सॉरी, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। बात तो ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उसमें एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा होता है जिस एरिया को हम क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या कहेंगे? याद आया क्या कुछ यहां से यहां तक? इस एरिया को मैंने लिखा था क्योसेंट सेंटर। अगर मॉर्फोलॉजी की रूट वाली स्ट्रक्चर आपको याद है तो याद आया होगा और आना चाहिए, आया होगा नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस एरिया को क्या कहा हमने? ये क्योसेंट सेंटर होता है ना। तो ये क्योसेंट सेंटर होता है, ये लीजिए। तो ये जो क्योसेंट सेंटर है इसमें क्या कहा था याद हो तो, कि ये जो क्योसेंट सेंटर होता है बेटा जी इसमें डिवीजन की स्पीड क्या हो जाती है? स्लो। ध्यान से सुनना, अब डिवीजन की स्पीड क्या रहती है? स्लो होती है नॉर्मली। ठीक है, ये अगर मैं बात करूं तो कि नॉर्मली इसमें डिवीजन की स्पीड स्लो होती है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन प्यारे बच्चों इसके आगे क्या होता है? यहां पर इसके आगे होता है ये रूट कैप। इसके आगे क्या प्रेजेंट होता है? रूट कैप। और मान लीजिए अगर रूट कैप डैमेज हो जाए, नॉर्मली अगर आपसे पूछे क्योसेंट सेंटर में स्पीड क्या, तो हम बोलेंगे कम होती है सर, नॉर्मली तो स्पीड कम होती है। लेकिन अगर रूट कैप टूट जाएगी, अगर रूट कैप डैमेज हो जाए तो क्योसेंट सेंटर की स्पीड बढ़ जाती है। फिर क्यों? क्योंकि रूट कैप बनाना पड़ेगा ना फिर, अगर डैमेज हो गया तो यहां क्या लिखते हैं कि यहां क्या लिखेंगे? इफ रूट कैप इज डैमेज्ड, if root cap is damaged then
डिवीजन स्पीड, डिवीजन स्पीड इंक्रीज, डिवीजन स्पीड इंक्रीज इन क्वोशेंट सेंटर। बोलिए जी, ये बात क्लियर हुई क्या कि रूट के एपिकल पार्ट जो है उसमें क्वोशेंट सेंटर होता है, नॉर्मली उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन अगर रूट कैप डैमेज हो जाएगी तो फिर उसको रिकवर करने के लिए, उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, वहां पर क्वोशेंट सेंटर की स्पीड बढ़ा दी जाती है। और इसी थ्योरी को क्या कहते हैं, इसी थ्योरी का नाम होता है क्या, इसी थ्योरी का नाम होता है क्वोशेंट सेंटर थ्योरी। क्या होती है, क्वोशेंट सेंटर थ्योरी होती है बेटा जिसका नाम, ये लीजिए। तो क्वोशेंट सेंटर थ्योरी आ गई समझ में, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, बस यहां पर एक बार मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि ये रिवाइज हो गया बस। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है, ये पहली थ्योरी है। दूसरी, तो रूट एपिकल के लिए जो दूसरी थ्योरी होती है उसको कहते हैं कॉर्पर केपे थ्योरी। सेकंड क्या है, ये हो जाएगी कॉर्पर केपे, कॉर्पर केपे थ्योरी हो जाती है जी बच्चों। कॉर्पर केपे थ्योरी क्या होती है, कॉर्पर केपे जो ये केपे थ्योरी है ये क्या कहते हैं, देखो ये रूट है हमारे पास, बहुत आसान चीजें हैं, आप पता नहीं क्यों इनको हार्ड बना के रखते हैं, बहुत आसान है, इसमें क्या ऐसा कुछ है तो नहीं बेटा, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज है देखो। ठीक है, अब देखिए यहां पर कॉर्पर केपे थ्योरी क्या कहती है, क्या कहती है भाई साहब, तो कॉर्पर केपे थ्योरी ये कहती है कि रूट जो होती है ना इसमें भी दो टाइप की लेयर्स होती है जी। रूट में कितने टाइप के लेयर हैं, दो। कौन कौन सी, जो सबसे ऊपर की तरफ लेयर होती है ये वाली, ये सबसे ऊपर की तरफ की लेयर है, तो सबसे ऊपर की तरफ जो लेयर होती है इसको कहते हैं केपे। सबसे ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, केपे। केपे मतलब केप हो गया ना, टोपी एक तरह से, केप। तो ये सबसे ऊपर की जो लेयर है इसको बोलते हैं हम केपे लेयर, और केपे लेयर में डिवीजन होता है एंटीक्लिनल। ये लीजिए, कौन सा डिवीजन होगा, एंटीक्लिनल डिवीजन। और एंटीक्लिनल डिवीजन के थ्रू क्या करेगा, तो ये केपे जो है ये रूट में एपिडर्मिस बना देगा। ये लीजिए जी, कहानी समझ में आई क्या, एपिडर्मिस फॉर्मेशन, यानी रूट में एपिडर्मिस का फॉर्मेशन जिससे होता है वो क्या है, केपे वाली लेयर है। उसमें भी डिवीजन कौन सा, एंटीक्लिनल, इसलिए रूट की एपिडर्मिस भी हमेशा सिंगल लेयर वाली होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई या नहीं आई, बोलिए जल्दी, यहां तक क्लियर हुई क्या। रूट में केपे वाला पोर्शन एंटीक्लिनल डिवीजन करेगा, उससे रूट की एपिडर्मिस। तो भाई लीफ की एपिडर्मिस और स्टेम की एपिडर्मिस तो पहले ही यूनिलेयर पढ़ चुके अपन, क्योंकि एंटीक्लिनल से बन रही थी, और अब यहां क्लियर हो गया रूट की एपिडर्मिस भी एंटीक्लिनल से बनेगी। इसीलिए जितनी भी आपके एपिडर्मिस होती है वो सारी की सारी क्या हो गई, यूनिलेयर्ड हो जाती है, सिंगल लेयर वाली हो जाती है। बोलिए यहां तक क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। और अब बीच वाला टिश्यू, बीच वाला जो टिश्यू है, इस बीच वाले टिश्यू को क्या कहेंगे बच्चों, तो बीच में जो लेयर है इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम क्या बच गया, बोलो इसको क्या बोल देंगे भाई, तो इसको बोल देंगे कि ये कॉर्पस है ना, कॉर्पर है ये। और कॉर्पर जो होता है इसमें डिवीजन, तो इसमें पेरिक्लिनल भी होता है और एंटीक्लिनल भी होता है, दोनों होते हैं इसमें, पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन दोनों है। और इससे क्या बन जाएगा, तो वही एपिडर्मिस के अलावा जो पार्ट है जैसे कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन वगैरह इससे हो जाता है। तो आप एक तरीके से देखोगे ना तो ये ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी और कॉर्पर केपे थ्योरी एक ही है। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी और कॉर्पर केपे थ्योरी एक ही है, बस वो सरफेस के बाहर के लिए है, ये सरफेस के अंदर के लिए, इतना सही फर्क है अगर देखो तो, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस नाम ही चेंज हुए। देख लीजिए आप चाहे, सेम चीज है, सेम चीज है, बस थोड़ा सा फर्क किस चीज का, कि वो सरफेस के बाहर वाला है और ये सरफेस के अंदर वाला है। तो भाई मैंने ये जो इतनी थ्योरी पढ़ाई है ना, मैंने इतनी जो थ्योरी पढ़ाई है उसका मेरा टारगेट एक ही था पढ़ाने का, वो क्या, कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए, आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए फ्यूचर में
कहीं पर भी यूनिलेयर स्ट्रक्चर आती है तो मुझे वहां एंटीक्लिनल ही बोलना पड़े, आपको अपने आप समझ में आ जाए कि वो यूनिलेयर्ड क्यों है। ठीक, और अगर मैं कहीं पर भी कहता हूं ये मल्टी लेयर्ड है, बहुत सारे लेयर बनी है, तो क्यों बनी है? क्योंकि उसमें पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ है। ये आपको पता चलना चाहिए, ये मेरा मेन मकसद है इतनी थ्योरी पढ़ाने का। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं समझूंगा कि इतनी जो चीजें मैंने बताई है आपको, वो बताना मेरा सार्थक रहा। मैं इतनी चीजें जो बताई वो फ्रूटफुल रहा, वो बताना। बताइए। ठीक है बच्चों, यहां तक परफेक्ट है क्या? ये बता दो जल्दी से। देखिए एक एक चीज जो है ना बेटा, वो जुड़ती जाएंगे, एक एक चीज जुड़ती जाएंगी, ठीक है ना। और लास्ट में आपको लगेगा ओहो ये एनोटमी है एक्चुअल में। अब देखो दो कॉन्सेप्ट आपके बहुत बढ़िया क्लियर हो गए, यूनिलेड और मल्टीलेड के। मतलब मैं इस चीज के लिए अब निश्चित हो गया हूं कि आगे जो है वो ये चीज मुझे बार बार नहीं बतानी पड़ेगी। ठीक है, ओके। अब बस एक चीज और बता रहा हूं, देखो कुछ लोग कह रहे थे सर साइंटिस्ट के नाम लिखवा दो, है ना, तो अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया इसलिए लिखवा रहा हूं। साइंटिस्ट के नाम जैसे फादर ऑफ प्लांट एनोटमी, फादर ऑफ प्लांट एनोटमी किसको कहा जाता है जी? तो बस याद करने के लिए है, एन ग्रू को कहते हैं। कुछ बच्चों ने कहा था तो मैंने कहा था लिखवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो ये बता रहा हूं यहां पर फादर ऑफ प्लांट एनोटमी किसको कह रहे हैं, तो वो हमने कह दिया एन ग्रू को। फिर दूसरा आ जाएगा फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनोटमी, इंडियन प्लांट एनोटमी, ये किनको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जी के ए चौधरी। ठीक है, तो के ए चौधरी सर जो है उनको कहा जाता है ये। तो फादर ऑफ प्लांट एनोटमी एन ग्रू है, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनोटमी जो है वो के ए चौधरी है जी। ठीक, फिर ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा? तो इसके बाद में आता है टिश्यू वर्ड। टिश्यू जो वर्ड हमने पढ़ा था ना, ये किसने बताया था? तो टिश्यू वर्ड कॉइन्ड बाय, किसने किया? ये भी एन ग्रू ने ही किया था बेटा, एन ग्रू ने ही ये वर्ड बताया था। ये दो तीन साइंटिस्ट हैं, बस ये आप जितना ध्यान रख लो। बस मेरे तो वैसे इच्छा भी नहीं थी बताने की, लेकिन एक दो बच्चों ने बोल दिया सर बता देना, तो इसलिए बस मैंने बता दिया है। बाकी और कोई ज्यादा इसमें टेंशन वाली चीज है नहीं, ज्यादा कुछ समझने वाली चीज इसमें है नहीं बेटा। ठीक है, तो ये तीन साइंटिस्ट हो गए। अब देखिए बस लास्ट एक चीज समझा रहा हूं, वो समझ लीजिए, उसके बाद में अपनी क्लास एंड कर देंगे अपन, है ना। एक लास्ट चीज समझा रहा हूं बस, वो थोड़ा सा समझ लीजिए। अब सुनिए, देखो क्या क्या चीजें हैं। हमने शुरुआत जब क्लास की थी उसमें एक चीज हमने पढ़ी थी, क्या? वो ये पढ़ी थी कि भाई सबसे पहले प्लांट में जो टिश्यू बनता है, सबसे पहले जो प्लांट में टिश्यू बनता है वो मेरिस्टेमेटिक बनता है। कहानी याद होगी आपको, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, वो कोई काम ही नहीं करता यार स्पेसिफिक, वो तो सिर्फ डिवीजन करता है और मस्त रहता है। तो स्पेसिफिक काम करना होगा, स्पेशलाइज्ड काम करना होगा, तो प्लांट क्या करेगा? उसी मेरिस्टेमेटिक में से कुछ टिश्यू को बदल देता है, किसमें? परमानेंट में। तो बस वही कहानी यहां पर पढ़नी है कि हमारे पास सबसे पहले जो टिश्यू बना वो कौन सा था? वो था बच्चों प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा टिश्यू बना? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल या टिश्यू बन गया। ठीक है सर, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन गया था। अब प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करेगा? क्या काम होगा इसका? तो ये सिर्फ सेल डिवीजन करेगा, हाँ या ना? बोलो, ये बात तो ठीक है ना? सिर्फ सेल डिवीजन करता है, क्या और कोई दूसरा काम करता था क्या ये? नहीं सर, और तो कोई दूसरा काम करता नहीं, स्पेशलाइज्ड कोई काम नहीं करता। तो अब प्लांट को अगर कुछ स्पेसिफिक कराना है तो प्लांट क्या करेगा? इसी प्राइमरी मेरिस्टेम को बदलेगा, क्या? किसमें?
परमानेंट में, हाँ या ना, यस एंड नो, बोलिए जल्दी। परमानेंट टिश्यू में बदलेगा क्या? तो प्राइमरी मेरिस्टेम से परमानेंट टिश्यू बदल गया। और ये जो परमानेंट टिश्यू बदला ये भी तो पहली बार बनाना, इसीलिए क्या बोलेंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम कन्वर्ट हो गया प्राइमरी परमानेंट में। हाँ, और प्राइमरी परमानेंट में जैसे ही बदला तो प्राइमरी परमानेंट क्या करता है बच्चों? तो प्राइमरी परमानेंट में सेल डिवीजन तो हो गया एब्सेंट, ये लीजिए, सेल डिवीजन तो नहीं हो रहा, लेकिन स्पेशलाइज्ड फंक्शन होंगे क्या? यस। तो स्पेशल फंक्शंस क्या हो जाएंगे? स्टार्ट। तो स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म। बोलो यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बोलिए। ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या आपको कि क्या हुआ यहां पर? जल्दी बोलो। प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू जो है वो किस में बदला? वो बदला प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में। और बेटा जी प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट में बदलने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है उसको? उसको कहा जाता है डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन प्रोसेस। ये लीजिए। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है बताओ? डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जब प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी परमानेंट में बदल जाए। और क्यों बदल जाए? कुछ स्पेशल काम करने के लिए। तो जब प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी परमानेंट में बदलता है उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। और क्यों बदला जाता है? वो स्पेशल फंक्शंस के लिए बदला जाता है। बात क्लियर हो गई? ये वाला पॉइंट क्लियर है कि आपको डिफरेंशिएशन क्या होता है, हाँ या ना? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए जी। क्लियर है? आगे बढ़े। अब क्या होगा कि ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है ये स्पेशल फंक्शंस करता है, लेकिन मान लो प्लांट को कभी जरूरत होगी वापस से डिवीजन करने की। सपोज दैट प्राइमरी परमानेंट बदल गया, इसका मतलब प्राइमरी परमानेंट बदलने का मतलब है कि अब डिवीजन होना तो बंद हो गया। लेकिन मान लीजिए प्लांट को कभी जरूरत पड़ गई वापस डिवीजन करने की, इन फ्यूचर हो सकता है जरूरत पड़े, हो सकता है नहीं पड़े, तो हम सोच रहे हैं कि प्लांट को वापस डिवीजन करने की जरूरत पड़ गई तो इस परमानेंट टिश्यू को वापस से किस में बदलना पड़ेगा? मेरिस्टेमेटिक में ना। तो परमानेंट टिश्यू वापस से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बदलेगा। अब ये कौन सा मेरिस्टेम होगा भाई? तो ये तो प्लांट में देखो बहुत टाइम बाद में बना है, इसलिए इसको क्या बोल दूंगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो जिन लोगों को प्राइमरी और सेकेंडरी में दिक्कत हो रही थी उनको समझ में आया होगा अब प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है। प्राइमरी मेरिस्टेम सबसे पहले बना था, फिर उसको मैंने स्पेशल फंक्शन करने के लिए किस में बदल दिया? प्राइमरी परमानेंट में। प्राइमरी परमानेंट स्पेशल फंक्शन करता रहा, लेकिन 2 साल बाद में, 3 साल बाद में, 6 महीने बाद में, 8 महीने बाद में प्लांट को कभी ना कभी वापस डिवीजन करने की जरूरत पड़ी। और जब वापस डिवीजन करने की जरूरत पड़ी तो परमानेंट से वापस मेरिस्टेम बनाया, और प्राइमरी परमानेंट से वापस मेरिस्टेम बना, तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम बना। और ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। अरे यहां पर ई लगा दिया क्या मैंने? DI है ना ये, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। ये लीजिए। तो डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ? प्राइमरी परमानेंट से सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाना। बताओ ये समझ में आया क्या बेटा आपको? जल्दी बोलो। ठीक है, मतलब है प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी परमानेंट, फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक। अब सेकेंडरी, अब आप कह रहे हो सर, जॉय कह रहे हैं कि सर सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू के एग्जांपल क्या है या प्राइमरी मेरिस्टेम के? तो भाई पिछली क्लास में यही तो बताया था। सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन कौन से? जैसे लेटरल मेरिस्टेम है, ठीक है, एक इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बताया था, एक कोर कैम्बियम है। तो वो तीनों जो है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम में आ जाएंगे। प्राइमरी मेरिस्टेम में लिखो तो वो आ जाएंगे आपके एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, वो सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है बेटा। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है ये वापस से अगर परमानेंट में बदले तो ये लीजिए, अब इसको अगर
परमानेंट टिश्यू। तो ये कौन सा परमानेंट होगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनेगा तो सेकेंडरी परमानेंट। और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू जो होता है, इसको वापस बनाने की प्रोसेस जो होगी, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन। ये आपको बात समझ में आ गई कि ये तीनों टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो ये तीनों क्लियर होनी चाहिए जी। बिल्कुल कोई इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन क्या होता है और री डिफरेंशिएशन क्या होता है, तीनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना ही चाहिए आप लोगों को कि तीनों में एक्चुअली में क्या डिफरेंस है, कौन सी प्रोसेस से क्या बनता है, क्या नहीं बनता, ये चीजें। यहां तक बताइए, ये चीज क्लियर हुई क्या आपको? हाँ या ना? बोलो जल्दी से, बोलो बच्चों, तीनों क्लियर है क्या? डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन, तीन प्रोसेस है। ये तीनों चीजें अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत सारी चीजें अपनी क्लियर हो गई आगे की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ये। सेकेंडरी मेरिस्टेम का फंक्शन क्या होता है? रविशंकर प्रसाद पूछ रहे हैं जी। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम का फंक्शन होता है सेकेंडरी ग्रोथ करना। हाँ जी सलोनी, सारे डिवीजन सेल परमानेंट में नहीं बदले थे, बिल्कुल नहीं बदले, लेकिन जितने बदले थे उनको तो वापस बदल सकते हैं ना, ठीक है। तो ये हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरा खत्म, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरा खत्म आज। प्रोटो मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम बनेगा तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी नहीं होती बेटा, क्योंकि वो दोनों ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है ना। उसके लिए कोई स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करते क्योंकि वो दोनों ही क्या होगा, दोनों ही वो आपके मेरिस्टेमेटिक है। गुलाब नबी, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में आता है ये चार्ट, बिल्कुल वहां पर आएगा ये, यहां पढ़ा दिया है मैंने अच्छे से, इसको अच्छे से पढ़ लेना। प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में पूरा का पूरा सिमिलर आएगा ये। नुसरत को ज्यादा जल्दी हो रही है क्या भाई? नुसरत बेटा ज्यादा जल्दी है क्या आपको? मतलब आपको ये तो अच्छा लगता ही नहीं होगा कि कोई आदमी प्यार से हमको पढ़ा दे, जब तक कोई डांटे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। सृष्टि, ये तीनों प्रोसेस कौन से टिश्यू में होता है? अरे बेटा कौन से टिश्यू में होते हैं यार? मैंने क्या बोला, प्राइमरी मेरिस्टेम को प्राइमरी परमानेंट में बदल दो, उसको क्या बोल दूंगा, डिफरेंशिएशन की प्रोसेस। अब कौन से टिश्यू में हो रहा है बताओ तो सही? प्राइमरी पर मेरिस्टेम में हो रहा है। प्राइमरी परमानेंट को सेकेंडरी मेरिस्टेम में बदलूंगा तो डी डिफरेंशिएशन। अब डी डिफरेंशिएशन कौन से में हुआ? प्राइमरी परमानेंट में हुआ, ठीक है ना। हाँ जी, कोई कह रहा है कि सर इसके बाद में 12th का पढ़ा दो। बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा जी, कोई चीज का रूल रेगुलेशन होता है, ठीक है ना। मैं नहीं करूंगा आपके कि मुझे अभी 11th पढ़ा दी, फिर सर दो बच्चों ने बोला तो मैंने 12th कर दी। ये क्या होता है भाई? एक 11th एक 12th, ये क्या होता है? पहले सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है ना, सीक्वेंस में ही चलेंगे। पहली ये चीज, ऐसा नहीं करूंगा मैं कि हाँ पहले ये कर दिया फिर प्लांट किंगडम, सर पहले जेनेटिक्स पढ़ा दो फिर प्लांट किंगडम पढ़ा दो। क्यों पढ़ा दो भाई? कभी चीजों को कनेक्ट कर पाओगे? आप नहीं कर पाते हो, इसीलिए तो भाई साहब रिवाइज करना पड़ रहा है। पहले 11th होगी, उसके बाद में ही 12th होगी, ठीक है ना। तो आप चाहे बोले या नहीं बोले, जो मेरे माइंड में है मैं उसी सीक्वेंस से करवाऊंगा, आपके बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है। हाँ जी, आयशा बर्थडे, ओहो आयशा का बर्थडे है जी, तो हम सभी लोगों की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जीवन में ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनको आप अचीव करें, हमारा यही दुआ है, हम यही प्रार्थना करते हैं। और आप हमेशा अपने जीवन में खुश रहें, आगे बढ़ते रहें और अपने घर वालों का नाम रोशन करते रहें बेटा। गॉड ब्लेस यू।
ठीक है, चलिए जी, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे परमानेंट टिश्यू के साथ। ठीक, तब तक के लिए सभी लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और घर वालों का और अपने देश का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे कल से फिर एक नई सीरीज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय भारत।